Hello students, this is Naveen Jangir and I again welcome to all of you in NRP NEET Physics session। देखिए आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं बेसिकली वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक्चुअल में इस टॉपिक को हमने एक बार फिर से रीलोड करने का डिसीजन लिया एक्चुअली क्यों क्योंकि कुछ चीजें और हमने इसमें ऐड की है, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐड कर दिए और कुछ प्रॉपर्टीज को हमने और ऐड किया है, कुछ और नई चीजें हमने इसमें क्या करने की कोशिश की है, नया पढ़ने की कोशिश की है। तो एक बार फिर आप इस टॉपिक को उसी टेंडेंसी से पढ़ेंगे जिस टेंडेंसी से आपने इसको पहले पढ़ा था। ठीक है, मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड कर दूं कि ये वाला जो लेक्चर आप और हम फिर से एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ और न्यूमेरिकल्स इसमें ऐड किए गए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को और हमने इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। दैट्स व्हाई ये टॉपिक मैंने फिर से एक बार री अपलोड करने का सोचा ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। ओके, सो डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये टॉपिक अपने आप में सिंगल टॉपिक भी एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और अनडाउटली इसकी न्यूमेरिकल क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो अपना प्रीवियस लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें बाय मिस्टेक हम इसके न्यूमेरिकल्स अपलोड करना भूल गए थे, तो मुझे लगा कि एक बार इसको री अपलोड कर देना चाहिए विद न्यूमेरिकल्स, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा आज आपको इसमें। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, या इसे अपन डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। एक्चुअली दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज जो है वो बेसिकली डील करता है डिसकंटिन्यूअस के साथ, कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या था, विच इज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट, कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज नेचर में प्रेजेंट है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस चार्ज से कम चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो चार्ज फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स व्हाई द फ्रीली एग्जिस्ट मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन द नेचर इज charge on an electron, and that's why it is called the quantized charge, 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So this is about the introductory part of quantization. So quantization of charge हमें क्या कहता है कि भाई किसी भी बॉडी का चार्ज अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19। सो किसी भी बॉडी के चार्ज को हम अगर डेफिनेशनली बात करते हैं तो द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, मींस Q इज इक्वल्स टू NE। और ये N जो है ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी +-1, +-2, +-3, +-4 and so on. But one thing you must remember कि integer never fractional values, डेसिमल में कभी नहीं होंगे इंटीजर। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको डील करूंगा अभी कि दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे अभी अपने टॉपिक में। बट ये आप कंफर्म कर लें कि किसी भी बॉडी का चार्ज जो है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और द डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा और आप और हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें कि सर क्या 1.6 10⁻⁻19 कूलम से कम चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या करता है? एज आई टोल्ड यू, चार्ज इससे भी कम नेचर में एग्जिस्ट है, बट उसका फ्रीली एग्जिस्टेंस क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो सर वो चार्ज किस पे एग्जिस्ट करता है, किन पर होता है बेसिकली, तो उनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। तो मैं नोट में यहां आपके लिए एक नोट डाल के लिखता हूं कि क्वार्क्स क्या होते हैं।
क्वार्क्स। अब देखिए जहां तक बात है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are themselves built out of more elementary units. More elementary units called quarks. कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स खुद जिन एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वार्क्स बोलते हैं। अब बेसिकली वैसे तो क्वार्क्स जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे हम 2 टाइप के क्वार्क्स की बात करेंगे, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। अब क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है वो होता है +2e/3 और डाउन क्वार्क्स के चार्ज को हम लिखते हैं -e/3। As you can see, it is very clear from these 2 examples. This is +2e/3 और e की वैल्यू हम कितनी यूज करेंगे? 1.6 into 10⁻⁻19। If you are putting the value of e here and you are find the value of +2e/3, it must comes out to be less than e. जो e से क्या आएगी? कम आएगी। लेकिन फिर भी ये वाले चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर नहीं करते, क्योंकि क्वार्क्स का फ्रीली एग्जिस्टेंस क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टिल क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है आपके पास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन जो आपके पास है, प्रोटॉन इज मेड ऑफ 2 अप क्वार्क्स प्लस 1 डाउन क्वार्क्स। कि जो प्रोटॉन है वो खुद किन से मिलके बनेगा? 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलके क्या बनेगा? प्रोटॉन। और जहां तक बात न्यूट्रॉन की है, तो न्यूट्रॉन आपके पास 2 डाउन क्वार्क्स प्लस 1 अप क्वार्क को मिला के किसकी फॉर्मेशन होगी? न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, देखिए बेसिकली इस टॉपिक का जो मेन मोटो है वो क्या है? Why we are going to discuss the quantization of charge. Firstly, you have to know about the quantized means the value which is present in a fixed amount, the smallest value which is present in a fixed amount, and the value less than that value is not freely exist, and that value is the elementary charge, that is the charge on an electron 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अगर जनरली हम बात करते हैं कि सर क्या इस चार्ज से कम चार्ज पॉसिबल नहीं है? एज आई टोल्ड यू, नोट में मैंने आपको क्लियर दिया हुआ है। क्वार्क्स क्या होते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स खुद जिन सब एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्वार्क्स बोलेंगे। सो प्रोटॉन की जहां तक बात है, प्रोटॉन इज मेड ऑफ 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स। और जहां तक बात न्यूट्रॉन की है तो वहां पे 2 डाउन क्वार्क्स होंगे और 1 क्या होगा? अप क्वार्क होगा। तो ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी कह सकते हैं, और आप इसको एज ए टॉपिक भी रीड कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और एज ए प्रॉपर्टी अगर आप इसको रीड करेंगे तो हम कहेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या डिस्कस करेंगे इसको अपन? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और समटाइम्स इसे हम क्या भी कहेंगे? डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट मीन्स which is discontinuous, okay? So you just pause it and note down it please. अभी देखिए क्या है आपके पास, एक न्यूमेरिकल से हम समझते हैं कि कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 8 into 10⁻⁻19 कूलम। या आप इस न्यूमेरिकल को ऐसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसका, is this charge possible or not? ये जो चार्ज आपको गिवन है 8.0 into 10⁻⁻19 कूलम, is this charge possible or not?
और कैन अ बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसा कि हमने क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज को रीड किया अभी कि आपके पास जो है Q इज इक्वल्स टू NE है और N आपके पास क्या है, एक इंटीजर। आपको बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं लेना है कि सर ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फिर हमने क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों पढ़ा है। आप यहां से किसके वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, N की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो यहां से अगर आप N फाइंड आउट करेंगे बेसिकली तो आपके पास क्या आएगा, QE, और Q हमें कितना गिवन है, 8 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय E का वैल्यू कितना होगा, ऑलवेज 1.6 10⁻⁻19। सो माइनस 10⁻⁻19 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। सो दिस इज 8/16, दिस इज 1/2 और 0.5। अब देखिए सीधा दिमाग आप इस वाले पार्ट पे लगाइए कि जो n है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हुआ, जबकि n जो है वो क्या होता है, एक इंटीजर। n नेवर बी ए फ्रैक्शनल वैल्यू, इट मींस दिस चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो चार्ज आपको गिवन है 8 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज, ये क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अभी इसी के पैरेलल हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट आपको मैं अभी लिख के देता हूं, उसके बाद आप और हम उसी न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है आपके पास, कैलकुलेट the total positive charge in 150 gram of water। ये लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज का, एंड हाउ टू फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए हमें चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आपको किसका वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू चाहिए। बेसिकली हमें कौन कैलकुलेट करना है, n, क्योंकि E तो आपके पास अंडरस्टूड है। E ऑलवेज आप कितना यूज करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यूज करेंगे। तो कैसे भी करके आपको अगर 150 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर पता लग जाए तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले मॉलिक्यूलर मास देखिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यानी कि H2O। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 ग्राम। अब इसमें आप एवोगैड्रो वाला कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे कि भाई 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 into 10⁻23। These are the number of molecules in 18 gram of water। 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 into 10⁻23 डिवाइड बाय 18, और वाटर का टोटल अमाउंट कितना है, 150। सो 150 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 into 10⁻23 into 18 और डिवाइड बाय 18 into आपके पास क्या होगा, 150। तो एक्चुअल में ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, कि 150 ग्राम ऑफ वाटर में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर आपको वाटर के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पता लग जाए तो 150 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल 150 ग्राम के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। सो एज
H2O का जो एक मॉलिक्यूल है उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? देखिए हाइड्रोजन के पास कितने 2 और ऑक्सीजन के पास कितने 8, तो विच इज इक्वल्स टू 10. These are the number of electrons in one molecule of water. Number of electrons in one molecule of water. कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10. और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? ये रहे. तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आएगी? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 150 डिवाइड बाई 18 और इंटू क्या करेंगे आप? 10. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने कौन फाइंड आउट कर लिया? n. और अगर n आपने फाइंड आउट किया तो हम इजीली क्या भी फाइंड आउट कर सकते हैं? चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? Ne. और एज यू कैन सी n हमारे पास है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 150 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 और कितने से और मल्टीप्लाई करेंगे? E, यानी कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम. दैट विल बी योर आंसर. कि आपके पास 150 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 150 इंटू 10 इंटू 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 18. देखिए एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर कि इस लेक्चर में कुछ नया जरूर आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स किसी वजह से जब हमने लास्ट वाले लेक्चर में अपलोड नहीं हो पाए थे, तो दैट्स वाई इस लेक्चर को हमने री अपलोड करने के लिए वापस से सोचा कि कुछ नया आपको सीखने को मिले. तो ये न्यूमेरिकल जरूर आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड. यू जस्ट पोज इट एंड नोट डाउन और उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल को आपको हम क्या करेंगे? डील करेंगे. लीजिए एक और न्यूमेरिकल आपके सामने है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कि इन अ 1 ग्राम ऑफ ए सॉलिड देयर आर 5 इंटू 10⁻21 एटम्स. 1 ग्राम ऑफ सॉलिड में 5 इंटू 10⁻21 एटम्स है. If one electron is removed from each of 0.01% atoms of the solid, then find the charge gained by the solid. How to solve such type of numericals? देखिए let's see 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का टोटल अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉलिड वो हमें गिवन है 1 ग्राम और देयर आर 5 इंटू 10⁻21 एटम्स. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आपके पास? टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 5 इंटू 10⁻21. If one electron is removed from each of 0.01% of atoms, this is the key point of that numerical. कि यहां से आपका न्यूमेरिकल इजीली सोल्व होगा. ये है मेन की पॉइंट कि अगर आप यहां से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए इतने नंबर ऑफ एटम्स में, अगर आप n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आएगी? 0.01% ऑफ 5 इंटू 10⁻21. और जब आप n कैलकुलेट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप क्या भी कैलकुलेट कर पाएंगे? चार्ज ऑफ द सॉलिड. So आपके पास how to calculate 0.01% of this? So this is 0.01 divided by 100 into 5 into 10⁻21. So this is 1 by, this is also 100, 5 into 10⁻21. After calculating it, 5 into 10⁻21 into 10⁻⁻4. सो जो n की वैल्यू आपके पास आ गई होगी 5 इंटू 10⁻17. ठीक है. सो 5 इंटू 10⁻17 n की वैल्यू आ गई. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q is equals to, now by using the value of n,
5 इंटू 10⁻⁻17 और ई आपके पास कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम एंड वी गो टू द आंसर। ओके, नाउ वी आर मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के पास कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे आप और हम, बाय यूजिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की। हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सो हाउ टू फाइंड द n। उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में क्या निकाल लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ H2 गैस। तो एज यू नो 1 मोल में वन जो आपके पास मोल है उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे 1.6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻³ 23 और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 2। सो दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ H2 गैस। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और H2 गैस के 1 मॉलिक्यूल के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स are present in 1 molecule of H2 gas, 2 electron और the 2 protons। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको इतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू क्या लिखेंगे 2। तो फाइनली आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ H2 गैस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा Ne, और n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2 और by using the value of E as usual 1.6 into 10⁻⁻19 इतने कूलम। That will be the answer. Now move on the next numerical. If a body gives out 10⁻9 electrons per second, किसी भी बॉडी से 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट होते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास एक बॉडी है और यहां से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। देखिए वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज्ड बॉडी। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे इट मींस द बॉडी गेट द पॉजिटिव चार्ज, और अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है इट मींस द बॉडी हैव द नेगेटिव चार्ज। तो इस बॉडी ने 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, एमिट किए हैं। तो बॉडी ने 1 सेकेंड में कितना चार्ज गेन किया, तो हम क्या निकालेंगे, चार्ज gained by the body in 1 second। 1 सेकेंड में बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, तो Q इज इक्वल्स टू Ne। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 10⁻9 और E कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस इज 1.6 10⁻⁻10 कूलम पर सेकेंड। इतना चार्ज बॉडी ने 1 सेकेंड में क्या किया है, एक्वायर किया। बट हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 2 कूलम ऑन द बॉडी, कि बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे आप, टाइम रिक्वायर्ड विच इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज पर सेकेंड। तो टोटल चार्ज हमें कितने कूलम का चाहिए, 2 कूलम का चाहिए, और चार्ज पर सेकेंड कितना है 1.6 10⁻⁻10।
that is in the second. So this is the time required to get a charge of 2 coulomb. You just pause it and note down please. Now the next property of charge is conservation of charge. अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने हमने डिस्कस जो की है वो आपके पास क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Now we move on the second property of charge and that is called the conservation of charge. As you can see on the board, you just prepare the notes very carefully. जो प्रोसेस है समझने का उस पे आप और हम डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या है. देखिए एज यूजुअल एक डेफिनेशन जो आपके पास है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. किसी पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए charge can neither be created nor be destroyed. Or you can say that for an isolated system, the charge always remains conserved. देखिए one thing I will tell you completely or frankly कि charge can be created or destroyed. एक definition charge की ये भी है conservation of charge की कि charge can be created or destroyed but in इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स ओनली. इसे हम एग्जांपल से समझेंगे. सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली जो है वो एग्जांपल्स के जरिए समझने की चीज है. कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके यहाँ सामने लिखे हुए हैं. पहला एग्जांपल है ड्यूरिंग द एनिहिलेशन प्रोसेस. अब एनिहिलेशन प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ चार्ज कंजर्व्ड कैसे होगा. तो देखिए एनिहिलेशन प्रोसेस में क्या है, देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास और एक क्या है, पॉजिट्रॉन. व्हेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन कंबाइंस और यू कैन से डेस्ट्रॉय टू ईच अदर. इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है, when they are combined or the collapse or you can say destroy to each other and converted into high energy light. Converted into high energy light. So basically ये जो आपके पास है ये क्या है, high energy light or you can say photons to गामा. दिस इज द गामा रे फोटोन्स. अब देखिए यहां चार्ज कंजर्व्ड कैसे है. अगर हम बात करते हैं बिफोर कोलैप्स तो देखिए नेट चार्ज क्या आपके पास, जितना चार्ज पॉजिट्रॉन पे है उतना ही चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी है. तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या है, 0. तो जो इनिशियल चार्ज सिस्टम पे वो क्या है, 0. फाइनल चार्ज सिस्टम का भी क्या है, 0, क्योंकि गामा जो होता है वो क्या है, एनर्जी है, चार्ज लेस है आपके पास. सो दैट्स व्हाई हमने इस एग्जांपल को कंसीडर किया है एज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देखिए वन थिंग आई विल टेल यू कंप्लीटली और फ्रेंकली कि ये जो एग्जांपल है बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फेमस एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन. E इज इक्वल्स टू क्या होता है, mc². तो यहाँ पे मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दीज आर द मटेरियल पार्टिकल्स and when they are combined or collapse to each other they are converted into high energy light. means mass can be converted into energy. अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी की बात करें तो वो आप इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे. एक्चुअली E इज इक्वल्स टू m0c² से. और जब आप m0 की बात करें तो m0 कौन है, रेस्ट मास है आपके पास. तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो रेस्ट मास एनर्जी निकल के आएगा वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. When they are combined or collapse to each other gives the formation of high energy light or the photon. तो इसका जो एनर्जी बनेगा वो कितना बनेगा, 0.5 प्लस 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फर्स्ट एग्जांपल जिसे हम एज ए टॉपिक भी लर्न कर सकते हैं. व्हाट इज द एनिहिलेशन प्रोसेस. अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमसे कर ले कि भाई व्हाट इज द एनिहिलेशन प्रोसेस, तो हम फ्रेंकली उसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे कि इट इज अ प्रोसेस इन विच
a pair of electron and a positron are completely destroyed to each other or collapse to each other and converted into a high energy photon. That process is called annihilation process, or you can say this is a process of destruction. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, डेस्ट्रॉय होते हैं, कोलैप्स होते हैं। चलिए ओके, और ये किसका एग्जांपल भी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल भी है एक्चुअली आपके पास। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कोलैप्स नहीं हो रहे हैं तो नेट चार्ज क्या है सिस्टम का 0, कोलैप्स होने के बाद सिस्टम का नेट चार्ज क्या है 0। तो वी कैन से दैट कि हम यहाँ किसको ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है, इन पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द एनिहिलेशन प्रोसेस, कि जो आपका एनिहिलेशन प्रोसेस है इससे जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस कौन सा होता है, पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। इससे ऑपोजिट मींस यहां हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया और यहां एनर्जी किस में कन्वर्ट करेंगे, मास में। कि बाय ए सुटेबल प्रोसेस जो आपके पास हाई एनर्जी जो लाइट है, हाई एनर्जी फोटोन converted into a pair of positron or electron. देखिए इट इज जस्ट ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनिहिलेशन प्रोसेस। जो आपके पास पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस है ये जस्ट इसका ऑपोजिट है एनिहिलेशन का। यहाँ पे कन्वर्जन था मास इनटू एनर्जी, और यहाँ जो आपके पास कन्वर्जन है, अगर हम E = mc² को देखेंगे तो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास। तो देखिए आपको यहां से 3 चीजें सीखने को मिलेगी। एक तो आप एज अ टॉपिक लर्न करेंगे किसको, एनिहिलेशन क्या होता है और पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। सेकेंड थिंग इज कि आपके पास एक और एग्जांपल आपकी नॉलेज में ऐसा ऐड हो गया एक्चुअली, जहां आपको ये पता लगा कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। थर्ड थिंग इज इनको हम एज ए एग्जांपल भी यूज कर रहे, कहां, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। सो अगर देखेंगे हम यहाँ कि जो चार्ज आपके पास है, इनिशियल चार्ज सिस्टम का वो क्या है 0, फाइनल चार्ज भी सिस्टम का क्या है 0। तो यू कैन से दैट कि चार्ज यहाँ होल थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इन ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस, जितनी भी न्यूक्लियर फिजिक्स में रिएक्शंस को आप डील करेंगे, सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस में चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। चलिए एक रिएक्शन को आप और हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिएगा यूरेनियम है आपके पास 92 235, एक यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया हमने, न्यूट्रॉन का, यूरेनियम पर किसका बम्बार्डमेंट हुआ, न्यूट्रॉन का। जब आप यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे तो यूरेनियम अपने आप को 2 लाइट न्यूक्लियस में स्प्लिट कर लेता है, बेरियम प्लस क्रिप्टोन, प्लस आपके पास क्या है 3 न्यूट्रॉन्स, और प्लस में कौन रिलीज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेसिकली आपके पास ये 56 36। अब देखिएगा कि बिफोर रिएक्शन जो टोटल चार्ज है वो कितना है। तो बिफोर रिएक्शन अगर हम कैलकुलेट करें चार्ज को, तो मैं यही कैलकुलेट कर देता हूं। बिफोर रिएक्शन चार्ज कितना आएगा, 90 + 0 यानी कि 92E। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन कितना आएगा, 56 + 36 विच इज इक्वल्स टू आल्सो 92E। यानी कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस में चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपके पास, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस। तो रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस में भी चार्ज नंबर आपके पास ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक और एग्जांपल लिया, यूरेनियम 92 238, और यूरेनियम ने अपने आप को एक नई न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, थ्योरियम, और प्लस में कौन एमिट हो गया, हीलियम 24, और प्लस में कौन एमिट हुआ, एनर्जी। तो यहां आपके पास आ गया 90 एंड दिस इज 234। अब देखिए यहां पे आपके पास LHS पार्ट में जो चार्ज है वो कितना है आपके पास 92E, RHS पार्ट में भी कितना है 90 + 2 × E।
तो चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस ऑल्सो। ओके, एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। एग्जांपल नंबर 5। देखिए जनरली जो डेफिनेशन है वो आप क्या डील करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट एक ऐसा एग्जांपल आप और हम डिस्कस करने जा रहे हैं जहां चार्ज को क्रिएट भी किया जाएगा और डिस्ट्रॉय भी आप कर सकते हैं, बट ऑलवेज इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स। हाउ? लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल कि व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, जब किसी ग्लास रोड को आप सिल्क क्लॉथ से क्या करेंगे, रब करेंगे, तो देखिए बिफोर रबिंग अगर बात करते हैं, बिफोर रबिंग ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ कैसी बॉडीज थी, न्यूट्रल बॉडीज थी। तो जो नेट चार्ज था आपके पास बिफोर रबिंग वो क्या था, 0। अगर हम बात करते हैं आफ्टर रबिंग, तो आफ्टर रबिंग एक्चुअल में जो ग्लास रोड थी उसने कैसा चार्ज एक्वायर किया था, पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ था उसने कैसा चार्ज एक्वायर किया, इक्वल नेगेटिव चार्ज। मींस जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पे है आफ्टर रबिंग उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पर है आफ्टर रबिंग। तो अगर हम नेट चार्ज यहां कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नेट चार्ज आफ्टर रबिंग भी क्या आएगा, 0 आएगा। So you can say that the charge always remains conserved. Charge can be created or destroyed. इस एग्जाम्पल में हमने समझा इस चीज को कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड और destroyed, but always in equal and unlike pairs only. Okay? So this is all about the conservation of charge. You just pause it and note down please. Now we are move on our next property. Now we move on the next property of charge, invariance of charge. देखिए after completing the quantization of charge, conservation of charge, now we are going to deal with invariance of charge. देखिए basically there are two types of quantities actually, variance and invariance. Variance जो change होती है particular फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, और दूसरा इनवेरिएंस जो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज नहीं होती है। तो चार्ज बेसिकली कैसा है, इनवेरिएंस है, कि चार्ज के ऊपर स्पीड का एक्चुअली कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट मास जो होता है वो मास कैसा होता है, वेरिएंट होता है, कि मास के ऊपर किसका इफेक्ट होता है, स्पीड का इफेक्ट होता है। तो हम कहीं ना कहीं चार्ज और मास के कंपैरिजन को एक साथ डिस्कस करेंगे इस प्रॉपर्टी में, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मोशन। क्लियरली हमने इस बात को मेंशन किया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मोशन लाइक मास, कि मास का जो वेरिएशन है एक्चुअली स्पीड के साथ और वेलोसिटी के साथ, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट देयर इज नो वेरिएशन इन चार्ज इफ अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v. So how to understand the variation of mass and the invariance of charge? Look at here. There is a relation given by the special theory of relativity. M is equals to m naught divided by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। देखिए इस रिलेशन से आप समझेंगे वेरिएंस ऑफ चार्ज को। यहां जो m आपके पास है वो क्या है, मूविंग मास, m नोट जो आपके पास है क्या है, रेस्ट मास, v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब देखिए ये रिलेशन एक्चुअली कहां एप्लीकेबल है और कहां एप्लीकेबल नहीं है वो भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अपनी डेली लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो डेली लाइफ में कभी भी शायद ऐसा हमने फील किया ही नहीं होगा कि जब हम v वेलोसिटी से चलें और वेलोसिटी को अगर इंक्रीज करें
तो हमारा मास भी क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे। है ना कंफ्यूजिंग कि अगर आप v वेलोसिटी से चल रहे हैं और आप वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको लगे कि आपका मास क्या होने लगा है, इंक्रीज होने लगा है। यस, फ्रॉम दिस रिजल्ट वी गोट द रिजल्ट एज आई टोल्ड यू कि अगर यहां से आप कंक्लूजन निकालेंगे, एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड ऑफ द बॉडी, द मास ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, that is result concluded from that result. M is equals to m naught divided by under root of 1 minus v square by c square. तो ये वाला जो रिलेशन है कहां एप्लीकेबल है और कहां एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में बना दिया एक्चुअली। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है आपके पास वो है फॉर रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट। रिलेटिविस्टिक चार्ज यानी कि जिन चार्ज बॉडीज का स्पीड v कंपैरेबल है स्पीड ऑफ लाइट के। एक कैटेगरी तो वो जिन ऑब्जेक्ट्स का स्पीड कंपैरेबल है स्पीड ऑफ लाइट के, तो उनको हमने किस कैटेगरी में डाला, रिलेटिविस्टिक कैटेगरी में डाला है। फॉर रिलेटिविस्टिक चार्ज बॉडीज, for the relativistic body or you can say relativistic charge bodies, the charge by mass ratio decreases as v increases। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन है आपके सामने कि अब यहां चार्ज बाय मास का रेशियो डिक्रीज क्यों हो रहा है, कि जब आप स्पेसिफिक चार्ज की बात करेंगे, स्पेसिफिक चार्ज यानी कि चार्ज बाय मास के रेशियो को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है। अब देखिए चार्ज तो कैसा है, इनवेरिएंट, कि चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मास के ऊपर किसका इफेक्ट होता है, स्पीड का इफेक्ट होता है। कि जब आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट ये वाली कंडीशन सिर्फ कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो होगा क्या कि जब आप रिलेटिविस्टिक चार्ज बॉडीज की बात करेंगे तो उनका चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट विद स्पीड v स्पीड के साथ चार्ज क्या रहना है, कांस्टेंट। बट जो मास आपके पास है m, वो क्या होने वाला है, इंक्रीज विथ स्पीड v। अगर आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज, और अगर मास इंक्रीज होगा तो चार्ज बाय मास का रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेशियो डिक्रीजेस एज v increases. So this is a special category of the objects or the charge bodies, और इस कैटेगरी को हमने जो नाम दिया वो क्या है, रिलेटिविस्टिक्स कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं ये। हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम सेकंड कैटेगरी में आते हैं एक्चुअली, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक्स। फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक्स चार्ज बॉडीज जिनका स्पीड मच लेस देन है स्पीड ऑफ लाइट से, तो उनके लिए चार्ज बाय मास का जो रेशियो है, द चार्ज बाय मास रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट एज v इंक्रीजेस। क्योंकि हमारा v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही क्या है, कम है। तो हम इस कैटेगरी में आते हैं जहां आपके चार्ज बाय मास का रेशियो जो है वो क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी है जो आपको ये डील करवाएगी बेसिकली कि चार्ज कैसा है, इनवेरिएंट, कि चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड मास कैसा है, वेरिएंट, मास के ऊपर स्पीड का इफेक्ट होगा। बट किस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट मास के ऊपर इफेक्ट को फील करेंगे और किस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट मास के ऊपर इफेक्ट को फील नहीं करेंगे, वो दोनों कैटेगरीज आपके सामने मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। रिलेटिविस्टिक्स कैटेगरी के ऑब्जेक्ट
इस वाले इफेक्ट को फील करेंगे, बट नॉन रिलेटिविस्टिक कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स इस वाले इफेक्ट को फील नहीं करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट और इनवेरिएंस ऑफ चार्ज. यू जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन. देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, चार्ज के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो देखिए बेसिकली क्या है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं. कैसे बनेंगे मैं आपको अभी फॉर एग्जांपल से वो एक्सप्लेन करूंगा कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. जैसे सपोज करिएगा कि वी हैव द टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर, वन इज ऑफ लाइक दैट एंड अदर इज ऑफ लाइक दैट. और किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर आपने इनको रखा हुआ है एक्चुअली. ठीक है, अब देखिए इस प्रॉपर्टी का सेंस क्या है. कहता है कि अगर आपका सरफेस यूनिफॉर्म है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, तो अगर आप इस यूनिफॉर्मली सरफेस कंडक्टिंग बॉडी को अगर चार्ज देंगे तो वो चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. ऐसा नहीं है कि बॉडी के किसी हिस्से पे चार्ज कम और किसी हिस्से पे आपको चार्ज क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा. नहीं, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली ऑन थ्रूआउट ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी. बट अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्मली सरफेस की, ये तो यूनिफॉर्म सरफेस था, यूनिफॉर्म सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होता है. चार्ज के हर बॉडी के हर हिस्से पे चार्ज आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा. लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस की है, तो अब हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या चार्ज हर हिस्से पे आपको सेम मिलेगा या कहीं कम और कहीं ज्यादा मिलेगा. तो देखिए इस प्रॉपर्टी का जिक्र हमने यहां पे किया है कि फॉर इररेगुलर सरफेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म. पहली बात कंफर्म होगी हमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है अनडाउटली यहां कैसा तो नहीं होने वाला, यूनिफॉर्म तो नहीं होने वाला. तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कहीं कम तो कहीं ज्यादा. तो कहां कम और कहां ज्यादा होगा, इट इज मैक्सिमम वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम. ये लीजिए अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम है वहां एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज क्या मिलेगा, मैक्सिमम. और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम है वहां एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा. तो इस बॉडी के इस वाले हिस्से पे अगर आप चार्ज को देखेंगे और इस वाले हिस्से पे अगर आप चार्ज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहां एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज क्या है, ज्यादा, और इधर एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज क्या है, कम. क्योंकि यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम, और इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज्यादा. तो जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम, वहां एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, ज्यादा. और यू कैन से दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी विल मैक्सिमम ऑन दोज पॉइंट्स वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम. सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यानी कि यहां से हमने मैथमेटिकली एक कंक्लूजन निकाल लिया, क्या कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हैज द इनवर्स रिलेशन विद रेडियस ऑफ कर्वेचर. कि जिन पॉइंट्स के रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे कम, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होंगी, ज्यादा. यानी कि वहां पे एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि मान लीजिए आपके पास एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीजिए, दिस इज ऑफ कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर. अगर आप इस कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर को चार्ज देना शुरू करेंगे तो ये जो शार्प पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये वाले शार्प पॉइंट्स, इन पर एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा. क्योंकि इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, ज्यादा. और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ डेप्थ में आएंगे वैसे वैसे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्ज का जो एक्युमुलेशन है वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा.
फाइनली चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है जिसे आपको हम डिस्कस करेंगे, द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन। किसी बॉडी पर ये जानना कि वो चार्ज्ड है कि नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि वो बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी को रिपेल तो करेगी तो हम डेड श्योर है कि वो बॉडी चार्ज्ड है। अदरवाइज वी हैव ए कंफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल कि यू हैव द टू बॉडीज एक्स एंड वाई, तो सपोज करिएगा कि एक्स और वाई में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं कहूं कि ये पॉजिटिव चार्ज की है और व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉडी वाई, और यू कैन और आई कैन से कि क्या ये चार्ज बॉडी है या फिर ये एक न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है। देखिए कि जहां अट्रैक्शन की बात है तो अट्रैक्शन अनडाउटली ऑपोजिट चार्जेस में भी हो सकता है, सिमिलर चार्जेस में भी हो सकता है, और अट्रैक्शन के 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कि ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होगा, सेकंड कंडीशन ये कि सिमिलर चार्ज बॉडीज में भी क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। इफ अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल and the other body have a charge on macroscopic level, then this condition will occur. And finally uncharged body में भी क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन जहां तक बात रिपल्सन की है, अगर मान लीजिए और एग्जांपल से हम समझेंगे, आपके पास था एग्जांपल फर्स्ट एंड दिस इज द एग्जांपल सेकंड, कि अगर हमसे कहा जाए कि x जो है वो श्योरली y को क्या करता है, रिपेल करता है, तो डेफिनेटली यू कैन से दैट y इज ए चार्ज्ड बॉडी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इस बॉडी पे चार्ज कैसा ही हो, क्योंकि इसको क्या कर रही है, रिपेल। और रिपल्सन सिर्फ किन में हो सकता है, चार्ज्ड बॉडीज में हो सकता है। कभी भी रिपल्सन आपके पास अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी में नहीं हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इट मींस इस बॉडी को ये जानना कि वेदर दैट बॉडी कंटेन्स चार्ज और नॉट, तो इस बॉडी का किसी दूसरी बॉडी से रिपेल करना जरूरी है, ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि यस द बॉडी हैव सम टाइप ऑफ चार्ज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। थैंक यू।